खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर नई हुकूमत बनाने की तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही घंटों के बाद भारतीय वक्त के मुताबिक एक बार फिर नए सदर जहां पर हलफ उठाएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के अगले वजीर दिफा ऑस्टिन का बयान, लॉयड ऑस्टिन के बयान के मुताबिक पाकिस्तान पर बाइडेन हुकूमत शुरुआती दौर से ही दबाव बनाएगी और एक बड़ा बयान उन्होंने सेनेट में तहरीरी बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कुछ सवालात उनसे पूछे गए थे और जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है अमेरिका से, जहां पर सरकार बनने से चंद घंटे पहले ही अमेरिका के अगले वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की तरफ से 2-3 अहम खुलासे किए गए। एक ये कि पाकिस्तान पर बाइडेन सरकार दबाव बनाएगी, जिस तरीके से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने को पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तानी इदारों से कहा गया, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। और दूसरी बड़ी बात कि भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, जो दिफाई शराकतदारी है, उसको जारी रखा जाएगा और बेहतर ताल्लुकात का इशारा अमेरिका ने सरकार बनने से पहले ही दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका के अगले वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की तरफ से, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है, पेंटागन को अब वो संभालेंगे, वहां बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। यूएस डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, यानी बाइडेन सरकार में अब वो वज़ीर दिफा बनने जा रहे हैं। और जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान, सेनेट में तहरीरी जवाब दिया उन्होंने कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड सर्विसेज हैं, वो भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात, अच्छी शराकतदारी के ख्वाह हैं और इसको आने वाले कुछ बरसों के दौरान इसी तरीके से आप देखेंगे कि बेहतर ताल्लुकात के लिए काम भारत और अमेरिका करेंगे और स्ट्रेटेजिक टाइज जो है उनको मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश जारी रहेगी। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी हदफ तनकीद बनाते हुए शुरुआत में ही ये साफ कर दिया है कि ट्रंप के बाद अब बाइडेन सरकार की क्या पॉलिसी रहने वाली है। जहां पर खारजा पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा गया था, जवाब में कहा गया कि पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शुरुआत से दबाव बनाया जाएगा, पाकिस्तान को कार्रवाई करने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई है जो अक़वाम मुत्तहिदा की उस फहरिस्त में भी है, जहां पर उन्हें सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे खतरनाक खूनखार आतंकी भी करार दिया जा चुका है। और इस तहरीरी जवाब में उन्होंने भारत और पाकिस्तान का खास तौर से जिक्र किया है, जो भारत सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर अमेरिका का है, उसके साथ बेहतर ताल्लुकात का उन्होंने इशारा अपने शुरुआती जो तहरीरी बयान दिया है सेनेट के अंदर लॉयड ऑस्टिन ने, उसमें दे दिया है। चलिए अब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बरकरार है। सूरत हाल बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है, चाहे बैनुल अक़वामी सरहद हो या लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो। और इस वक्त की खबर के मुताबिक जहां पर अखनूर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी हुई है, फौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक घूड़ गांव में जहां पर 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जी हां, जोगमल इलाका, ये छोटा सा गांव है, बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने का फौज की तरफ से दावा किया गया है। और इतना ही नहीं, जवाबी कार्रवाई में फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक करने का भी दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पर जम्मू सूबे के अखनूर सेक्टर में लगातार शदीद गोलाबारी हो रही थी। रात भर एक बार फिर दिफाई जराये के मुताबिक, जो दिफाई सोर्सेज हैं, उनका यह कहना है कि इस इलाके के अंदर अचानक से गोलाबारी सरहद पार से शुरू हुई, जिसमें 4 फौज के जवान जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए आर्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हालत चारों जवानों की मुस्तहकम बताई जा रही है, लेकिन जवाबी कार्रवाई हुई है जिसमें 3 दरअंदाज हलाक हुए हैं, जो फौज का बयान सामने आया है। इधर आपको ये भी बताते चलें कि सांबा और कठुआ में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर भी इस कशीदगी के बीच सर्च ऑपरेशन का दौर पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा चला है, जहां पर खोड़ गांव में 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। फौज ने बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने का दावा किया है। तो दूसरी तरफ मशकूक नकलो हरकत देखे जाने के बाद, मकामी लोगों की शिकायत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी और इस बीच रामबन से 2 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई। मिलिटेंटों के मुआवनीन भी करार दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें मिलिटेंट भी करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ सरहदी इलाकों में गोलाबारी के बीच 4 जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और 4 फौजी एहलकार न सिर्फ जख्मी हुए हैं, जवाबी कार्रवाई हुई है खूड़ अखनूर के इलाके के अंदर,
जिसमें 3 दरअंदाज जो कि सरहद के इस पार आने की कोशिश में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करना चाह रहे थे, जिन्हें चैलेंज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें वार्निंग दी, जब नहीं रुके तो इस बीच फायर ओपन किया गया और तीनों को यहां हलाक कर दिया गया। जबकि फौज का बयान यह भी है कि आखिरी इतलात मिलने तक देर शाम तक या आज सुबह भी इस इलाके के अंदर खूड़ का इलाका जो कि जोगमल गांव है, यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल में उस वायर के नजदीक जो 2 ममालिक की लाइन ऑफ कंट्रोल या हद मुतारका कहलाती है, उस लाइन के करीब 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी फोर्सेज या बैट का एहलकार कोई भी यहां पर नहीं आया जो इन डेड बॉडीज को यहां से अपने इलाके में वापस ले जाए। बढ़ते आगे बात जब सरहदी इलाकों की हो रही है और जम्मू कश्मीर की हो रही है, लेकिन यहां पर मुल्क के अंदर आज का दिन काफी अहम है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के आज 354वां यौम पैदाइश है और इस सिलसिले में उनके यौम पैदाइश के मौके पर गुरपुरब मनाया जाता है, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु के तौर पर उनको सबसे ज्यादा मुल्क के अंदर इस दिन के मौके पर तकरीबात का इनेकाद होता है। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है और इस त्योहार के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर हिंद रामनाथ कोविंद समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी जानिब से खराज अकीदत। उन्होंने मजीद लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह की जिंदगी खिदमत, सच्चाई और इंसाफ के लिए इबारत रही। सदर रामनाथ कोविंद ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी लोगों की खिदमत, सच्चाई, इंसाफ और हमदर्दी के इक़दार के लिए वक्फ रही। उनकी जिंदगी और तालीमात आज भी हमारे लिए मशअल राह है, उनकी खिदमात आज भी हमें मुतासिर करती हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में जहां सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की, वहीं प्रकाश पर्व के इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से भी गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज अकीदत। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो भी जो कि जारी किया था और जहां पर अपने वॉइस और साथ पेश किया था और वॉइस ओवर के साथ उन्होंने कहा कि मुल्क के बड़े गुरुद्वारों में आज सुबह से ही तकरीबात का जहां इनेकाद अमल में लाया जा रहा था, तो वज़ीर आज़म का भी आज खास पैगाम इस दिन के मौके पर सामने आया। जितना सिख संसार है, मैं सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन पटना साहब हुआ। माता गुजरी जी की कुख से गुरु तेग बहादुर जी के घर 1666 में सतगुरु जी का आगमन हुआ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ये जो प्रकाश गुरपुरब है, विशेष करके ये पटना साहब की धरती पर मनाया जाता है। उसके बाद जहां जहां भी सिख रहते हैं वहां वहां ये गुरपुरब बहुत श्रद्धा, बहुत सत्कार, चाह उमा से मनाया जाता है। विशेष करके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वनजारा हाल में विशेष प्रोग्राम किए गए हैं और गुरुद्वारा बंगला साहब जो श्री हरमंदिर साहब, श्री अमृतसर साहब के बाद ये सिख संगत के की एकत्रता का जो सबसे दूसरा बड़ा स्थान है। यहाँ कोई भी गुरपुरब हो, यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर नतमस्तक होते हैं और आज भी ये आपने देखा है पूरी सजावट कर रखी है। पूरे गुरुद्वारे में लाइटिंग है, फूल लगे हुए हैं और आज पूरा दिन गुरबानी कीर्तन चलेगा और गुरु के लंगर पूरा दिन चलेंगे और जो संगत आएगी सब गुरु महाराज की खुशी बख्शिश लेकर जाएगी। दसन वास्ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਐਂਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ एंड स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट्स होंगी है, जो भी सारे रिचुअल्स है असं उन्होंने फॉलो करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश हुआ है पटना बिहार में स्थित गुरुद्वारा है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ उनका प्रकाश हुआ था। आज सारी दुनिया, सारी लुकाई गुरु गोबिंद सिंह जी का
प्रकाश उत्सव मना रही है। जो जुल्म की खातिर उन्होंने इस संसार में उनका प्रकाश हुआ, बहुत जुल्म बढ़ा हुआ था, उसको रोकने के लिए महाराज जी ने भक्ति और शक्ति हमको दी। आज के जीवन में हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, उपदेश गुरु गोविंद सिंह जी का सबको ये लेना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म की खातर सिर सब उठाई थी। जुल्म के खातर उन्होंने इस संसार के ऊपर अपना सारा सर्वंस कुर्बान किया था। चलिए, इस बीच बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। पार्लिमानी वफद का जहां पर वादी कश्मीर का दौरा है, इस वक्त वफद श्रीनगर पहुंच चुका है। 31 रुकनी वफद है और तफसीलात के मुताबिक सूबाई इंतजामिया के साथ जो कई अफसरान आज मुलाकात करेंगे इस 31 रुकनी वफद के साथ, और सयाहत, सकाफत और बुनियादी ढांचे पर आज तबादला ख्याल होने वाला है। और इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है कि पार्लिमानी वफद जो कश्मीर दौरे पर है इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुका है। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात श्रीनगर से इस वक्त मिल रही हैं? क्या ये डेलीगेशन इस वक्त पहुंच चुका है? आसिफ, आपसे कुछ देर पहले श्रीनगर के शेख उल आलम एयरपोर्ट पर इस डेलीगेशन ने लैंड किया और डेलीगेशन में बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। 31 मेंबरान की जो ये डेलीगेशन है कश्मीर में मुख्तलिफ अमूरात पर बातचीत करेंगे। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और जिन अहम अमूरात पे तबादला ख्याल होगा 5 अगस्त के बाद, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेर इंतजाम का दर्जा मिलने के बाद कश्मीर में टूरिज्म, ट्रेड, कल्चर और उसके बाद जब हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी रसाई डायरेक्ट मरकज के साथ है। जब आप नेशनल हाईवे की बात करें, इसके अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सेंटर के पास ही इसके लिए फंड्स वागुजार करने होंगे, जब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का इसके साथ बहुत कम वास्ता पड़ता है। और उसके बाद जब आप कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर को रिवाइव करने के लिए जम्मू कश्मीर में आपको इसके साथ भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो फंड्स है वो इंतहाई लाजमी होता है। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग और कटरा के आसपास में जब पर्यटक या सयाहों की तादाद बहुत कम है और फुटफॉल न होने की वजह से न सिर्फ इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, बल्कि हजारों की तादाद में जो नौजवान बच्चे इन होटल्स में काम करते थे, रिसेप्शन से लेकर आपके वेटर बॉय तक का, उन्होंने अपना जॉब खो दिया। और जिसके बाद पर्यटक या टूरिस्ट जो है बहुत कम तादाद में जम्मू कश्मीर वारिद होते रहे। इसके बाद मरकज ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि 31 मेंबरान का पार्लियामेंट डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे जाएगा और यहाँ के स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। सरमद हफीज, सेक्रेटरी टूरिज्म, ने तफसीला देते हुए आपसे कुछ देर पहले गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि यह डेलीगेशन तमाम अमूरात को देखेगा जो कि टूरिज्म, कल्चर और ट्रेड आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। और मुख्तलिफ डेलीगेशन जो है स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें खारा खूर जितनी भी एसोसिएशन टूरिस्ट डिपार्टमेंट की है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और उसके बाद वेंडर्स और उसके बाद जो लोग काफी ज्यादा मुतासिर हुए जम्मू कश्मीर में कोविड-19 इस पैंडेमिक के पीरियड के बाद, उन डेलीगेशन के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और बाद में इस रिपोर्ट को मरकज तक पहुंचाया जाएगा। और हो सकता है कि इंडस्ट्रीज पॉलिसी के लिए जहां पहले ही हजारों करोड़ रुपया का ऐलान मरकज ने किया है, इसी तरह इस पर अब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म, ट्रेड, कल्चर और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के साथ साथ हाईवेज अथॉरिटी को भी पैसा जम्मू कश्मीर सरकार को मिलेगा, ताकि इस डेपुटेशन और डेलीगेशन के जम्मू कश्मीर के आने का मकसद जो है वो आम लोगों को उसका इस्तेफादा हासिल किया जा सके। ये जो 31 रुकनी पैनल है सैयद तजम्मुल, तकरीबन कितने दिनों तक यहाँ रुकने वाला है और क्या सिर्फ श्रीनगर के अंदर बैठकर ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर नॉर्थ और ईस्ट का भी रुख होगा पैनल का?
देखिए, जो प्रोग्राम अभी हमें कुछ मिला है, 31 मेंबरान का जो डेलीगेशन है, जो इनका प्रोग्राम है, उसमें इन्हें काफी दिनों तक यहाँ पे कम से कम 24 घंटे तो गुजारने होंगे, जिसके बाद न सिर्फ ये स्टेक होल्डर से श्रीनगर मुलाकात करेंगे, बल्कि गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पर जाने की खुद कोशिश करेंगे, अगर मौसम ने इजाजत दी, क्योंकि कल से फिर हल्की बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की पेशगोई महकमे मौसमियात ने की है। साथ ही साथ 26 जनवरी की आमद से कबल सिक्योरिटी के इंतजाम का और बेहतर करना होगा इस बार में डेलीगेशन को। मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर जितना हो सके इस डेलीगेशन को, ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट और आम स्टेक होल्डर से मिलने के बाद मरकज को अपना रिपोर्ट पेश करेगी। इसके दो माने हो सकते हैं डेलीगेशन का जम्मू कश्मीर आना, या तो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडवाइजर की टीम में पहले ही एक एडवाइजर की कमी है, और बसीर खान टूरिज्म और पीटीटी डिपार्टमेंट को आज खुद देख रहे हैं, और जाती मुशाहिदा और तजुर्बा भी उन्हें हासिल है। और इस डेप्यूटेशन के आने से, जिस तरह से पहले ही इससे कबल यूनियन मिनिस्टर्स का डेप्यूटेशन आया था जम्मू कश्मीर में हालात, वाकयात और जो प्रोजेक्ट मरकजी स्कीमों को देखने के लिए, इसके इस प्रोजेक्ट का इंतहाई अहमियत का हामिल ये टूर इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में हमारे पास पॉपुलर गवर्नमेंट न होने की वजह से 3 एडवाइजर्स के साथ जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट को चला रहा है। लेकिन ये डिपार्टमेंट जब वापस जाएगा, अपनी रिपोर्ट देगा, तो हो सकता है कि डिलिमिटेशन यानी 2024 तक फिलहाल पॉपुलर गवर्नमेंट बनने का कोई मुझे नहीं मकसद नजर आ रहा है, लेकिन उससे कबल इस तरह के डेप्यूटेशन से जम्मू कश्मीर को और यहाँ के आवाम को किसी हद तक राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सईद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ थे। पार्लिमानी वफद इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुका है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर आपसे थोड़ी देर पहले 31 रुकनी वफद जो है वो पहुंच चुका है। श्रीनगर में आप स्टेक होल्डर्स के साथ, सुबह इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। सयाहत के ताल्लुक से, सकाफत के ताल्लुक से, बुनियादी ढांचा, तामीर और तरक्की और बिलखुसूस नौजवानों के रोजगार का मामला, या जिस तरीके से कामकाज गुज़श्ता 2 बरसों में बुरी तरह मुतासिर हुआ है, वो सब मामलात ज़ेर गौर आएंगे, जिन पर आज तबादला ख्याल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब वापस दिल्ली की, जहां पर किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है और किसानों की तरफ से जो आज तहरीक का जहां पर 56वां दिन है, हुकूमत और किसान तंजीमों के माबैन मीटिंग आज है दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये मीटिंग होगी। किसान तहरीक का 56वां रोज है और आज एक और अहम मीटिंग 10वें दौर की जो 19 जनवरी को होनी थी मुलतवी कर दी गई थी। आज वो मीटिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पहली मीटिंग कर ली है, जहां पर कल अब इस मीटिंग के बाद किसानों से कमेटी की मुलाकात होगी। 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें 3 रुकना भी हैं, एक ने पहले ही जो इससे दस्तबरदार हो गए थे। अब हुकूमत और किसानों के दरमियान आज की मीटिंग काफी अहम है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां की तस्वीरें आपको बताएंगे, गाजीपुर सरहद पर, जहां पर गुरपुरब के मौके पर आज तकरीबात का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है और किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है। प्रोग्रामों के इनेकाद के दौरान सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनकी खिदमात को, तालीमात को याद कर सराहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ अपने मुतालबात को लेकर किसान अब भी वजिद नजर आ रहे हैं और आज सबकी नजरें दोपहर 2 बजे होने वाली मीटिंग पर। इस मीटिंग में क्या कोई रास्ता साफ हो पाएगा सरकार के साथ? ये 10वें दौर की मीटिंग होगी। 9 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक तमाम के तमाम मीटिंग्स बेनतीजा साबित हुई। ये वालों ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ तो वो मुद्दा उठाएंगे और इससे अलावा जो साढ़े जथे आ रहे हैं बाहरों इसमें शामिल होने के लिए मोर्चे में, उसको रोका जा रहा है। हरियाणा में रोका जा रहा है, जहाँ हिमाचल में किसान आगू अपना करन गए थे, प्रचार करन गए थे, इस खेती कानूनों को बारे में लोगों को दसन गए, जागर करन गए थे, उसको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। ये सारे मुद्दे आज की बैठक में जोर सर ढंग न उठाए जाएंगे और सरकार का जबर जो है उसको खिड़े मथे लिया जाएगा। उतरा नहीं जाना, जित के जाना, भाई कुछ 2 साल 4 साल लगना इतने बैठे हैं, टौर लवांगे, भुखे रवांगे, रजे रवांगे, सानू कोई फर्क नहीं पड़ना। मीह पवे, नेरी पवे, इत्थे रवांगे, जितांगे, जित के जावांगे। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। बुराई जाते हैं, 2 दिन आगे कर देते हैं, 2 दिन फिर बदल देते हैं, इदा ही पाजी लाई जाते हर गल ते इन्हां नूं चलो कोई ना, इन्हां नूं मत आउणी चाहीदी आ भी आपां जिहड़ा भी अंदोलन आ ये साम तरह ही नाल ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ CRP ਲਾਈ, ਫੌਜ ਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੱਕਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਾਂਗੇ। हाँ देखो जो ये मीटिंग है 9 बार मीटिंग पहला 9 गेड़ की हो चुकी है, 10वीं बार की है और इस मीटिंग में सानू कोई उम्मीद नहीं है। ये पहली मीटिंग जैसा ही है, इसका भी असर होगा, बेनतीजा ही रहेगी क्योंकि कोई काम बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार को अभी मन नहीं है। 10वें दौर की बातचीत है लेकिन उम्मीद नजर नहीं आती। बढ़ते आगे बात भारत की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की करते हैं और वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख खुराक भूटान को बतौर तोहफा दी गई है। कोविशील्ड की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप आज महाराष्ट्र मुंबई से, दारुल हुकूमत मुंबई से, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भूटान रवाना कर दी गई। और इस बीच कोविशील्ड के 1.5 लाख खुराक पर मुश्तमिल एक खेप आज जो कि भूटान पहुंच जाएगी। भूटान पहला मुल्क है जिसे भारतीय हुकूमत ने कोविड-19 वैक्सीन बतौर तोहफा दिया है। और कोरोना वैक्सीन या कोविशील्ड नामी जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने तैयार किया और भारत भूटान की खुसूसी ताल्लुकात की मुनासबत से भारत ने कोविड-19 पाबंदियों के बावजूद भूटान की तिजारत और जरूरी अशिया की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया है। भारत ने अब तक भूटान की जरूरी अद्वियात और तिब्बी सामान भी मुहैया किया है, जिसमें जहां पर पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इसके अलावा PPE किट्स इससे पहले दी गई थी और N95 मास्क और साथ ही साथ एक्सरे मशीनें और टेस्टिंग किट्स भी इनमें शामिल हैं जो भूटान को दी गई थी, जिनकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनती है। भारत ने भूटान के साथ हवाई सफर का मुआहिदा या ट्रांसपोर्ट बिल पर भी मुआहिदा किया था और भारत ने मुल्क मुख्तलिफ के जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे 2000 से जायद भूटानी शहरी थे, उनको वतन वापस ले जाने के लिए सहूलियात भी फराहम की थी। वहीं अब तीसरे ममालिक में फंसे हुए 14 भूटानी शहरियों की वतन वापसी के लिए भी वंदे भारत के तहत करवाए गए प्रोग्राम की अब तारीफ की जा रही है और अब वैक्सीनेशन न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बाहर भी दुनिया भर के अंदर ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। वादी कश्मीर में जहां बरसों से रिवायती मौसीकी का रिवाज रहा है, वहीं इस रिवायत को जिंदा रखते हुए नौजवान नस्ल भी आगे आ रही है, जिसमें काफी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कश्मीरी गुलकार मंजूर अहमद शाह, जो कि पटन सिंहपुरा के रहने वाले थे, अब श्रीनगर में रहते हैं। उनके बेटे आदिल शाह, जिन्होंने पटन से शुमाली कश्मीर से अपने मौसीकी के इस करियर का आगाज किया और बरसों पुरानी रिवायत को जिंदा रखा। आज 23 साल नौजवान आबिद शाह, जो नौजवान गुलकार है, आगे बढ़ रहा है और कश्मीरी रवायत को दुनिया भर के अंदर जिंदा रखा हुआ है। पहले तो वो नहीं मानते थे, बोलते थे आप पढ़ो क्योंकि इससे जो होगा आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वैसा हुआ भी। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। पापा को छोड़ बाकी हमारे फैमिली में कोई म्यूज़िक के साथ नहीं था। जो मेरी मम्मी है वो हेल्थ वर्कर है, हेल्थ में काम करे, शमस साहब, वहाब साहब, न्याम साहब, तो उनके कलाम पढ़ते हैं हम, तो समझना भी चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, तब उसी हिसाब से हम उनको कंपोज करते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों के सामने उनको रखते हैं। जी जी, मुझे लगता है जो मैंने उस टाइम फैसला लिया था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि अगर मैंने उस टाइम फोक चूज़ नहीं किया होता, कोई इंजीनियरिंग वगैरह चूज़ की होती, तो शायद इस वक्त जो लोग मुझे जानते हैं वो ऐसे आदिल को नहीं जानते। जिला पुंछ की मंडी तहसील के अड़ाई गांव में, जहां पर पंचायत हवेली में गुज़श्ता महीनों के दौरान हुए पंचायत के कामों में मकामी लोगों ने बेज़ाब्तियों का इल्जाम आयद किया है। पंचायत के लोगों के मुताबिक अगरचे हुकाम की जानिब से करीब 20 लाख रुपए के मुख्तलिफ मकामात पर काम कराने का दावा किया जा रहा है, ताहम लोगों के मुताबिक बकाया लाखों रुपए के मुतल्लिक कोई जानकारी फराहम नहीं की गई, जबकि कई मकामात पर तामीराती काम अंजाम नहीं दिए गए। पंचायत हवेली की आवाम ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव से मामले में मुदाखलत की अपील की है, ताकि काम में शफाफियत लाने के साथ साथ बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जैसा कि हमने एक RTI लगाई थी, उसके तहत हमें जो एक इंफॉर्मेशन दी गई वीडियो की तरफ से, तो उसमें हमें जो 1920 का जो सेशन है उसमें हमें 19 लाख का जो है वो काम 14 FC के तहत हवेली में हुआ है। हमारा हवेली स्कूल था, हवेली स्कूल की वॉल प्रोटेक्शन के लिए 1 लाख रुपया था, लेकिन
अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो वाल हमें अभी तक नहीं दिख रही है स्कूल के लेवल पे। हाँ, अड़ाई की हवेली के अंदर रे वाला है, वहाँ पे 1 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन ड्रेन का है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैंने जो खुद मौके वारदात पे जाके देखा है तो मुझे वो काम 19 लाख में से 3 लाख रुपए का काम नहीं दिख रहा है। और जो भी 14 FC 2017, 18, 19 का इकट्ठा अमाउंट 19 लाख रुपया जो खर्चा गया इस पंचायत में, वो आपने स्पॉट पे जाके जो है वो काम सारे चेक किए। तकरीबन 60% पैसा जो है वो वाटर रिलेटेड कामों में खर्च करना था। जैसे आपने वाटर टैंक्स खुद देखे हैं, 2-2 लाख रुपए के वाटर टैंक्स हमने बनाए। पिछला बैक टू विलेज फेज़ 3 हुआ, यहाँ पे ग्राम सभा हुई, यहाँ पे काफ़ी जो है वो लोग जमा हुए। उसके बाद जो विजिटिंग ऑफिसर साहब थे वो स्पॉट पे जाके उन्होंने एक काम जो है वो चेक किया और उन्होंने यहाँ पे यहाँ तक कहा कि हम कई बार पंचायतों में जाते हैं, विजिट करते हैं, गवर्नमेंट आर्डर से जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पंचायत हवेली अड़ाई में 14 FC का पैसा को यूज़ किया गया है, इस तरीके से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज तक नहीं देखा। तो खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।